हमने देखा था मीन वगैरह को निकालना हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम मीन निकाल रहे थे इंडिविजुअल डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का और कंटिन्यूअस डेटा का, ठीक है ना। आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ। अगली जो बात है हमारे इस लेक्चर के अंदर वो है बच्चों हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये बताना क्या चाहता है कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास दो अलग अलग डेटाज हों, वो दोनों किसी डिस्क्रीट पे काम कर रहे हो या कंटिन्यूअस पे काम कर रहे हो, तो उन दोनों को अगर हम मर्ज कर दिया जाए तो नया मीन आपका क्या बनेगा। तो सिंपली बोला ये जाता है इस बात को कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को भी आप एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसका जो जनरली फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है n1 x1 बार प्लस का n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। अब इन दोनों बातों का मतलब है क्या। n1 और n2 का मतलब ये है तुम्हारे पास में, n1 और n2 का मतलब ये है कि दो अलग अलग डेटाज होंगे, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होंगे, उनका कुछ काउंट होगा यहाँ पर। मैं जैसे कि तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास में दो डेटाज थे, ठीक है। फर्स्ट जो डेटा है हमारे पास में, जो फर्स्ट डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास में, वो 10 है। इन ऑब्जर्वेशंस को x1 x2 x3 करके इन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा। तो उसके बाद जो इनका मीन आया होगा, जो x1 बार आया होगा, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम 20 आ चुका है, वो मीन हमारा 20 रहा था, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये सोचो कि हमारे पास एक सेकंड डेटा है, एक दूसरा डेटा है हमारे पास में, उसमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास में, लेट्स से कुछ भी मान लिया हमने, इधर पर 15 मान लिया हमने इस बात को, और इधर पर हम कह रहे हैं कि इसका जो x2 बार आया है, यानी कि इसका जो मीन आया है निकल करके, मान लिया जाए कि वो मीन हमारे पास में कितना आ चुका, देखो 10 आ चुका इन सबको मिला करके। अब हम ये कह रहे हैं कि इसने तो अपना अलग मीन दिया और इस वाले ने हमारा अलग मीन दिया। जब इन दोनों डेटास को क्लब कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, तो इनका नया मीन आपका क्या आएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे सोचो कि जब हम इन दोनों डेटास का मीन निकालेंगे तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि इसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, x1 x2 x3 अप टू जहां तक भी जाइए। इसी तरीके से x2 वाले को भी देखोगे इसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15। अगर मैं तुमसे ये कहूं इस फर्स्ट डेटा का जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उन सब का तुमको सम निकालना है, तो आप क्या कहोगे, x1 बार इंटू n1 कर दोगे तो सिंपली हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास ये 200 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तुमसे कोई कहे इन सारे ऑब्जर्वेशंस का अगर तुम सम निकालना चाहो तो तुम कितना कहोगे इस बात को, ये कह देंगे हम इस जगह पर 150, क्योंकि हमने देखा था कल कि कभी भी अगर टोटल सम निकालना हो तो आप क्या करते हो, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मीन से मल्टीप्लाई करके बता देते हो उसको। अब अगर मैं इन सब चीज़ों का कंबाइंड मीन निकालना चाहूँ, अगर मैं इनका x बार निकालना चाहता हूँ, तो मुझे को क्या करना पड़ेगा, जो सम है और इसका सम है, ये वाली चीज़ आपका, ये जो चीज़ है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सम को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम इसी तरीके से ये भी सम को, तो बस इन दोनों को उठा करके आप यहाँ पर सिंपली एडअप कर दोगे। डिवीजन में जो बात आपकी चलेगी वो होगा तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 20 प्लस 15, हम इसको यहाँ पर उठा करके लिख सकते हैं। जब हम इस बात को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बन चुकी होगी 350 और ये कितना आ जाएगा हमारा 35। तो सिंपली आप जब सॉल्व करोगे इस बात को तो ये आंसर हमारा कितना दे देगा, 10। इसका मतलब ये बना कि दोनों जब मीन आपके मर्ज होंगे तो सिंपली उनका सम निकाल लोगे, इसका सम निकाल लोगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उठा करके इस बात को डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं जो खुद से ट्राई कर लेना बच्चों, तुम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कहा गया तुमसे, इस जगह पर कह रहा है आपके पास में टोटल पर्सन जो है ना, आपके पास किसी ग्रुप में टोटल पर्सन जो है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बात को, ये टोटल पर्सन जो है आपके पास वो 150 है। अब इस 150 चीज में क्या होगा, देखो 150 चीज में मैं तुमको बता देता हूँ, वुमेन भी है और मेंस भी है, दोनों को मिला करके आपके कितने लोग हैं यहाँ पर, 150 लोग हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि आपसे कहा गया इन टोटल पर्संस का जो कंबाइंड मीन है, यानी कि इन सब का जो मीन है, मीन आ रहा है वेट का, ठीक है, जो इन सब का वजन है, जो इन सब का भार है 150 लोगों का, उन सब का जब इनका मीन निकाला गया तो वो कितना आ रहा था, देखो आपका 60 किलोग्राम आ रहा है। फर्दर आपको दो जानकारियां और दी गई हैं, कुछ कहा गया है, देखो यहां पर कहा गया मीन ऑफ वेट, जो भी है आपके पास मेन, जितने भी मेन हैं उन सब का जो मीन आ रहा है तुम्हारा वेट, वो कितना आ रहा है, देखो 70 किलोग्राम आ रहा है। इसी तरीके से तुमसे कहा गया मीन ऑफ वेट ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स हैं उनका भी कुछ वेट है मीन का, वो कितना आ रहा है, देखो तुम्हारा 55 किलोग्राम आ रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी कि ये दोनों बताने हैं कि कितने कितने ये होंगे। ऑप्शन ये रहे तुम्हारे पास में 50 एंड 100, इसी तरीके से आपके पास में ऑप्शन बी होगा 60 एंड 90, इसी तरीके से ऑप्शन सी है तुम्हारा 150 एंड लास्ट है आपके पास 75 एंड 75, ठीक है ना। मैं तुमको फिलहाल के लिए आंसर बता देता हूं कि मैंने ऑप्शंस भी इसीलिए लिखे, अगर जरूरत पड़े कि आपको जाना पड़े ऑप्शंस के थ्रू
तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। टोटल पर्सन का वेट यानी कि आपको 60 किलोग्राम दे रखा है, तो आपके पास टोटल पर्सन 150 इंटू 60 कर लोगे। इसके बाद नंबर ऑफ जो मीन है आपकी, मैन है आपके पास, उसको एक्स एज्यूम कर लेना, तो वुमेन कितना हो जाएगा तुम्हारा 150 माइनस एक्स आ जाएगा। उस तरीके से इसको निकाल लेना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब हमको ना इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, छोटी मोटी बातों को देखो। जैसे कि सबसे पहली मैं बात तुमको बताऊं यहाँ पर, जो हमको पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना है, हमें मीन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, जैसे कि मीन का सम क्या होता है, ये सारी बातें, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले तुमको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, दो चीजों को ध्यान रखोगे। जैसे कि मैं बात करूं तुमसे अलजेब्रिक सम की, क्या बोला देखो मैंने, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट सम का मतलब क्या होता है, दोनों बातें हमारी अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई जगह पर दोनों शब्दों को अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। अलजेब्रिक सम का मतलब ये बोला जाता है कि जो डेटाज है तुम्हारे पास, उसको साइन के साथ लिया जाएगा, यानी कि विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जो यहाँ पर डेटाज पिक होंगे तुम्हारे पास, जो डेटा आएगा, डेटा कम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दोनों के साथ आएगा। यानी कि जब डेटा उठाया जाएगा तो जो नंबर आपका पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे और जो नंबर आपका नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव मानेंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं एब्सोल्यूट सम के बारे में। एब्सोल्यूट सम ऐसा समझो कि मॉड में चलती हैं तुम्हारी चीजें ना, जितना भी तुम्हारा डेटा होगा, जितना भी तुम्हारा डेटा होगा, ऑल डेटा टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा उसको क्या माना जाएगा, देखो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। जो पॉजिटिव हो तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। पर अगर कभी किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव में मिला तो हम ये मानते हैं कि जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे कभी किसी चीज का तो वो मॉड में चलता है, और जब अलजेब्रिक सम चलेगा तो वो विदाउट मॉड होगा, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब हम सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं इस जगह पर, देखो अगर कोई तुमसे ये कहे अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, मैं भी मतलब समझाऊंगा इस बात का कि डेविएशन का मतलब क्या है। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ मीन टेकन अबाउट मीन, किसके अबाउट, टेकन अबाउट मीन। अगर आपने उसको मीन के अबाउट लिया तो वो हमेशा कितना होगा, देखो वो आपका जीरो कहलाएगा। अब जो ये बात लिखी है दरअसल इसका मतलब क्या बना ये समझना। देखो आपके पास में सबसे पहले कहा गया कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो जनरली हम ऑब्जर्वेशंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, देखो xi से। हमने ये कहा कि हम उसका डेविएशन निकालेंगे। जो ये वर्ड आया है ना, देखो ये वर्ड आया डेविएशन, इसका अपना खुद का एक मीनिंग है। अगर मैं तुमको समझाऊं कि डेविएशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज आएगी आपके पास, यहाँ पर कोई भी बात आपके पास में रही, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हमने माना कि आप यहाँ पर कोई xi कुछ आपने लिया और यहाँ पर आपने इसी किसी चीज को a से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको किसी चीज से सब्ट्रैक्ट कर दिया a से, तो इस बात को जो रीड किया जाएगा, पहली बात तो आपने डिफरेंस लिया, तो इस बात को क्या पढ़ते हैं, देखो डिफरेंस लेने को ही हम क्या बोलते हैं, देखो डेविएशन बोलते हैं। डिफरेंस ना शब्द इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन। और बस इतना ध्यान रखो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया a को तो आप क्या कहोगे, डेविएशन अबाउट कैपिटल A। इस बात को बोल दिया जाएगा कि डेविएशन जो हमारा रहने वाला है वो कितना रहेगा हमारे पास में, वो हमारे पास में रहने वाला है कैपिटल A। अगर कोई नंबर यहाँ पर 10 लिख दे तो क्या रीड करोगे उसको, डेविएशन अबाउट 10 या डेविएशन टेकन अबाउट 10 या टेकन फ्रॉम 10, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करोगे। तो बस इतना ध्यान रखो, डेविएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन है और जिस चीज से वो सब्ट्रैक्ट होगा वो अबाउट में लिखा जाएगा। अब इधर पर देखो उसने कहा अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन, मीन का डेविएशन टेकन अबाउट मीन। मीन का डेविएशन टेकन अबाउट मीन का मतलब यह है कि आप यहां पर xi माइनस x बार लिखोगे, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेना बच्चों इसको, ऑब्जर्वेशंस टेकन अबाउट मीन है ना, ऑब्जर्वेशंस टेकन अबाउट मीन, ठीक है। जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी अगर उनका डेविएशन लिया जाए मीन के अबाउट तो वो हमेशा कितना आएगा आपका, जीरो। कहने का मतलब ये बना, आप इस पे समीशन लोगे, समीशन का मतलब वही बात है कि हम सम कर रहे हैं, तो ये बात आपकी कितनी आ जाएगी, देखो जीरो आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ऐसा करने से हुआ क्या। ध्यान रखना सवालों के बीच में से वो पूछ करके निकल जाते हैं। 2022 के फर्स्ट वाले पेपर में ये बात पूछी हुई थी। पहले तो नॉर्मली पूछ लिया करते थे डायरेक्ट किस चीज के अबाउट वो जीरो होता है, तो हम बोल देते थे मीन के अबाउट अलजेब्रिक सम, लेकिन एब्सोल्यूट सम नहीं बोलेंगे उसको। अब क्या करता है वो क्वेश्चंस के थ्रू पूछता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो क्या आएगा, वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को ऐसे समझेंगे बच्चों, इस जगह पे मान लो कि हमारे पास में ये चीज जीरो आ रही है, मैं तुमको समझा देता हूँ कि इसका दरअसल मतलब क्या बना। देखो मान लो कि मेरे पास में कुछ डेटा है, मैं डेटा को कंसिडर कर लेता हूँ। डेटा जो हमारे पास में चल रहा है, मान लिया जाए कि 1 है, 2 है, 3 है और ये तुम्हारा 4 है। इतना हमने सिंपल डेटा माना ताकि तुम समझ जाओ। अगर बच्चों मैं तुमसे ये कहूँ कि ये x1 है, x2, x3, x4 है, तो आप इसका सम भी निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, देखो चलो इसका मीन निकाल लेते हैं। तो जब आप इसका मीन निकालोगे, डिफरेंस सेम है वही अपना AP वाली बात, तो हमारा जो मीन आ जाएगा इसका वो हमारा 2.5 आ जाएगा।
ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हम डेटास का क्या कर रहे हैं, देखो डेटास का इस जगह पर हम लोग डेविएशंस निकाल रहे हैं, यानी कि डेविएशन चलेगा अब इस बात का। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, 2.5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से, यानी कि 2.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। पर ध्यान रखो हम अलजेब्रिक सम ले रहे हैं, अभी एब्सोल्यूट सम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं डेविएशंस लूंगा इन बातों का तो आपको पता चलेगा कि 1 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 1 में से आपका पहले 2.5 सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ ये सब्ट्रैक्ट होगा। जब आप इस बात को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका आंसर -1.5 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम एक काम करते हैं, सब डेटास का डेविएशंस लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखो तुम्हारे पास मैं लिख भी दे रहा हूँ। डेविएशन का मतलब क्या है बच्चों, xi माइनस x बार है ये चीज़। तो इस बात को आप लिखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा -1.5, फिर बन जाएगा तुम्हारा -0.5, फिर बन जाएगा तुम्हारा 0.5 एंड लास्ट आपका कितना आ जाएगा 1.5। अगर मैं अब तुमको ये कहूँ कि इन सब का हम कर रहे हैं इस जगह पर देखो अलजेब्रिक सम, इस चीज़ का हमने क्या किया देखो अलजेब्रिक सम किया, तो आपको मालूम चलेगा कि अलजेब्रिक सम में तो अपना क्या होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते थे। तो जब आप इस बात का अलजेब्रिक सम करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो चीज़ डायरेक्ट कितना आ रही है आपके पास में, 0 दिखा रहा था वो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, भी इसके बाद एक क्वेश्चन इसके ऊपर अभी हम करेंगे। अब ध्यान से सुनो, देखो अगला पॉइंट, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, देखो अगर आपने कभी भी देखो अगर आपने कभी भी यहाँ पर डेविएशंस ली, अब यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, देखो सम ऑफ, या ऐसा लिखना जैसा ही लिखा हुआ स्टेटमेंट, इस तरीके से लिखोगे इस बात को, सम ऑफ स्क्वायर्स, इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर लेना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, जो भी आपकी डेविएशंस होंगी उनका अगर आपने स्क्वायर कर दिया, ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, यानी कि जितनी भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज थी उनका कह रहा हूं मैं आपसे, डेविएशंस करके उनका स्क्वायर कर देना है। फ्रॉम कहां से कह रहे हैं, देखो फ्रॉम अर्थमेटिक मीन या मीन जो भी कहना चाहो, इज लीस्ट। अब ये कह रहा है कि ये चीज तुम्हारी क्या चलेगी, यहाँ पर ये लीस्ट चलेगा। कहने का मतलब ये बना, ये तुमसे ना ये बात कहना चाह रहा है कि अगर तुमने कभी भी किसी डेविएशन लिया मीन के अबाउट और उसका क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर कर दिया, तो ये बात आपकी क्या होने वाली है, ये चीज आपकी लीस्ट रहने वाली है, ये सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। अब इस बात के ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं बात कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये देखो, अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि इस जगह पर वापस से कुछ डेटा है, हमारा डेटा क्या हो सकता है, मान लो इस बार डेटा मैंने कंसिडर कर लिया बच्चों, डेटा मैंने मान लिया चलो 1,2,3 ले लिया यहाँ पर, ये कुछ आया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं अभी इस समय में कि आप इस जगह पर इंडिविजुअल डेटास का अर्थमेटिक मीन निकालो और मीन के अबाउट निकालना, तो आप एक काम करोगे ना, देखो सबसे पहले एक काम करोगे, यहाँ पर आप इसका x बार निकाल लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो चीज़ 2r। बहुत बेसिक से एग्जांपल लेना ताकि तुम्हें समझ आ सके। अगली चीज़ ऐसे समझो, मैं यहाँ पर ये वाली बात को निकालना चाह रहा हूँ, देखो जो इसने लिखा है, ये इसने क्या लिखा है बताओ, समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, ऐसा कुछ निकालने को कह रहा है ये। तो हम निकालते हैं, देखो सबसे पहला नंबर क्या होगा कि 1 में से 2 का सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको मिलेगा -1। अब आप इस जगह पर -1 का स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करना है। अगला नंबर जोड़ोगे तो वापस से वो आपका स्क्वायर 0 का होगा, वापस से जोड़ोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखो ये सम 0 होता था, एब्सोल्यूट सम 0 होता था, पर स्क्वायरिंग है तो अब 0 तो नहीं होगा, तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये चीज आपका 2 आ रहा है। ठीक है बात, हम कह रहे थे कि मीन के अबाउट लिया जाएगा तो न्यूनतम आएगा, लीस्ट आएगा। अब इसी चीज को चेक करने के लिए ना देखो, उसने ये कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। अगर अर्थमेटिक मीन के अबाउट लिया गया ना तो ही लीस्ट होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे नंबर के अबाउट ले लिया गया तो क्या होगा, पर वो नंबर जो होना चाहिए वो डेटा में से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं इस जगह पर एक दूसरी बात को निकालना चाह रहा हूं, देखो xi माइनस 1 का मैंने स्क्वायर लिख लिया, ये वाली बात। इस बात को रीड कैसे किया जाएगा, देखो अब यहां पर इसको रीड, तो जो रहेगा हमारे पास xi माइनस 1, इसको क्या रीड कर सकते हैं, देखो हम लोग इसको रीड किया जा सकता है तुम्हारा सम ऑफ डेविएशन अबाउट किसके बताओ, अबाउट 1 के बोला जा सकता है, यानी कि 1 के अबाउट अगर मैं इस बात को लूंगा तो ये चीज इस तरीके से रीड की जाएगी। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं, देखो अब यहाँ पे, तो अब आपको क्या काम करना है ना, मीन को नहीं लेना, xi यानी कि नंबर्स में से 1 को हर बार सब्ट्रैक्ट कर करके स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, वापस से 2 माइनस 1 करोगे तो वापस से ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड लास्ट आपका जब होगा 3 माइनस 1 तो ये चीज चलेगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। अगर इन सब को आप डेटास को ऐड भी कर दोगे तो कितना मिलेगा, देखो आपको 5 मिलेगा। अब अगर आपसे कंपैरिजन कराया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात हमारी लीस्ट है, तो आप यही कहोगे कि ये वाली चीज हमारी क्या चल रही है, देखो लीस्ट। और लीस्ट बात किसके अबाउट आ रही है, आपका मीन के अबाउट। तो ध्यान रखो, अगर डेटाज में मीन के अबाउट ना लेकर के किसी और बात के अबाउट लिया गया तो वो चीज हमेशा इस वाली बात से हमेशा मैक्सिमम की तरफ ही बढ़ेगी। इतनी बात हमें क्लियर है। चलो अब अगली चीज पर बात करते हैं, ये 2 पॉइंट हमने लिख लिए हैं इस जगह पर। अगली चीज पर बात करें अगर हम, जो हमारा थर्ड पॉइंट है,
थर्ड पॉइंट क्या है, देखो देखो जो मीन होता है हमारे पास में वो हमारा बेस्ड होता है, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये कभी भी किसी चीज को छोड़ता नहीं है, ड्रॉप नहीं करेगा, हर एक चीज को कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप छोटी से छोटी वैल्यूज को भी ले लो, अगर मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा, अभी आप इस समय में इसका मीन निकालना चाहो तो आपको पता चल रहा होगा कि 2 आएगा। अगर मैंने इस जगह पे इस 1 को हटा करके बच्चों, इस 1 को हटा करके किसी दूसरी चीज को बदल दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको 0.5 कर दिया, अब अगर आप इस बात को एड अप भी करोगे तो आपको मिलेगा इस जगह पे 5.5 और डिवाइडेड बाय ये चीज आपका 3। पिछली बार जो आपका मीन 2 आ रहा था, इस बार वो मीन 2 ना आकर के 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि अगर हमने हल्का सा भी 0.5 का भी चेंज किया तो उस इंडिविजुअल वैल्यू को वो कंसिडर कर रहा है। मैं तो दूसरे एग्जांपल से भी समझा देता हूं, जैसे कि मॉड की हम बात करें, जैसे कि मैंने लिख दिया बच्चों इस जगह पे 1, 3, आगे चल करके ये कंसेप्ट आएगा अभी तुम्हारा। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया और मैं तुमसे कहूं कि इस जगह पर मॉड बताओ, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 3 आएगा मॉड हमारा। अगर मैंने डेटा में 15 कर दिया, 5 की जगह 15 कर दिया, तो बताओ अभी मॉड बदलेगा या सेम रहेगा? आप कहोगे अभी भी मॉड सेम रहेगा, क्योंकि मॉड डिपेंड करता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। तो जो मॉड होता है वो सब ऑब्जर्वेशंस को ध्यान नहीं देता, पर मीन हमारा सब एक ऑब्जर्वेशंस को क्या करेगा, ध्यान देगा। तो ये छोटी मोटी बात तुमको क्लियर हुई होगी। अब अगली चीज पर बात करते हैं जल्दी से। देखो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है बच्चों, मीन जो होता है हमारा, मीन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट में से भी एक है बच्चों, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के सवाल बनते रहते हैं, ठीक है ना। मीन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब ये जो दो बातें हमारे पास में आई हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब है क्या, मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि इतने आगे चल करके जितने भी हमें डेविएशंस या कुछ भी पढ़ना होगा उन सब जगहों पर हमारा चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट जरूर आएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो इस जगह पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डेटा कंसिडर करो, आप सबसे पहले आपने डेटा कंसिडर कर लिया, चलो, और बहुत ही सिंपल सा मैं डेटा कंसिडर करा रहा हूं। यहां पर देखो 1, 2, 3 मैंने अभी फिलहाल के लिए लिख दिया। अभी आपसे मैं इसका मीन जानना चाहूं तो आप अपना मीन कितना कहोगे? देखो इसका मीन अपना कहोगे, इस जगह पर 2 कहोगे मीन अपना, ठीक है। चलो अब एक बात करते हैं इस जगह पर जल्दी से। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने डेटाज में चेंज करा है, अब ये जो शब्द आया है ना, देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, इसका मतलब अब तुमको समझ आएगा। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन की मैं बात करता हूं। देखो सबसे पहले जो बच्चों चेंज ऑफ ओरिजिन है ना, उस शब्द का मतलब ये है कि डेटाज के साथ में कुछ बदलाव करना, और जो बदलाव होगा वो कैसा होगा, या तो बच्चों एडिशन हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही बातों को चेंज ऑफ ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक बात बताना, अगर मैं यहां पर तुमसे ये कहूं मैंने हर एक डेटा के साथ में +1 कर दिया, मैंने इस जगह पर हर एक डेटा को एडअप करके 1 लिख दिया, और मैं तुमसे अब कहूं कि इस जगह पर डेटा वापस से लिखो, तो आप डेटा को लिखोगे कितना? देखो इस जगह पर 2, 3, 5 लिख लोगे ये बात। अब मैं तुमसे मीन के बारे में जानकारी चाहूं तो मीन के बारे में आप क्या कहोगे? अब इसका मीन कहोगे देखो 3। क्या आप इस मीन को 2 + 1 भी लिख सकते हो? अब आप एक चीज को नोटिस करना, ये जो 2 है ये तो हमारा क्या था बताओ, ये हमारा पहले वाला मीन था। ये हमारा क्या था? देखो ये हमारा बच्चों ओरिजिनल मीन था। और ये जो चीज आपके पास 1 एड अप होके आई है, ये कौन था बताओ हमारा? ये था हमारे पास में बच्चों चेंज ऑफ ओरिजिन वाली बात। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि जब आप किसी डेटा में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे तो उसका सेम इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा आपको? उसको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको बच्चों नए वाले डेटास पर, यानी कि उसका मीन भी बदल जाएगा। और पूछ ले कि कोई कितना होगा। अब जैसे कि मैं तुमसे कहूं किसी डेटा का कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, उस डेटा का मीन हमारा 100 है, हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 ऐड अप किया, नया मीन क्या होगा? तो बदलेगा जरूर, और 100 में 5 ऐड करोगे तो नया मीन हमारा 105 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक बात और समझ लेते हैं इस जगह पर चेंज ऑफ स्केल के बारे में। देखो चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि डेटास के साथ में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। अब मैं तुमको बता देता हूं कि मैंने डेटास के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने 2 का, यानी कि हर एक डेटा आप 2 से मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। अब जब मैं इस डेटा को लिखूंगा तो डेटा हमारे पास में कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये 4, और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। अब जब मैं इसमें बात करता हूं कि जब हमारा मीन निकाला जाएगा, अब जो मीन आएगा वो हमारा कितना होगा? देखो वो 4 होगा। अब आप ऐसे सोचो कि 4 जो था हमारा वो 2 + 2 लिखा जा सकता है। अब आप इस जगह पर बात करना, 2 × 2 लिखा जा सकता है, ये वाली बात। अब आप ऐसे सोचो कि जो हमारा 2 है, ये 2 हमारा कौन था बच्चों? ये 2 हमारे पास में था ओरिजिनल मीन, जो हमारे पास में पहले से मीन चल रहा था वो हमारा ओरिजिनल मीन है। और जो ये 2 है ये कौन है? देखो हमारा ये है हमारे पास में चेंज ऑफ स्केल वाली बात। तो अब आप इस चीज को ऐसे भी रीड कर सकते हो कि अगर किसी डेटा को कोई नंबर आपने वहां पर ऐड कराया तो मीन को भी उतना ही बदलाव देना पड़ेगा, और अगर चेंज ऑफ स्केल किया तो वहां पर भी उतना ही बदलाव तुमको देना पड़ेगा। मैं इस बात को लिख भी देता हूं इस जगह पर, इसको साइड में लिख भी लेना बच्चों कहीं पे। अगर आपके पास मीन जो था, अगर हमारा मीन कुछ भी मान लिया जाए वो हमारा x बार है,
अगर हमने इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन किया, और ध्यान रखना है चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ये नहीं होगा कि किसी एक डेटा के साथ, आप हर एक बात के साथ चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे। अगर मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन पी किया, यानी कि पी चीज हर एक बात में क्या की होगी, मैंने एडअप की होगी, तो इस जगह पर जो अब आपका न्यू मीन आ जाएगा, हम उसको कितना कह सकते हैं, देखो वो जो न्यू मीन आ जाएगा वो हमारा एक्स प्लस बार प्लस पी आ जाएगा। अगर मैंने इस जगह पर चेंज ऑफ स्केल कर दिया, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होगा कि हमने इस जगह पर क्यू की मल्टीप्लिकेशन कर दी, डिवीजन भी हो सकता है बच्चों, तो अब इस जगह पर जो हमारा न्यू मीन आ जाएगा वो न्यू मीन आ जाएगा हमारा एक्स बार इंटू पी, यानी कि एक्स बार इंटू क्यू, यानी कि वो बात हमारी मीन के साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, जो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा 2022 फर्स्ट में आया था क्वेश्चन। ठीक है ना। और बहुत ही ईजी सा सवाल है, बस तुमको समझ में आना चाहिए कि ये पूछना तुमसे क्या चाह रहा था। ठीक है ना। मैं तुमको बता देता हूँ, देखो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा ये 2022 फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था हमारे पास में, और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टैट्स को ये नहीं सोचना कि कैलकुलेटिव है छोड़ दो, कम से कम इस पार्ट को तो जरूर कर ही लेना जो डायरेक्शन बेस्ड वाले होते हैं। देखो सबसे पहले ये सोचो, इस जगह पर आपके पास इसने कुछ कहा तुमसे, इसने ये कहा बच्चों तुमसे एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, एल्जेब्रिक सम दिया तुमको डेविएशंस का। ठीक है ना। ऑफ किसका, देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ये बात, x1 x2 डॉट 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 xn मेजर्ड, इसने कहा तुमको मेजर किया गया, और ये भी बता दिया गया कि कहां के अबाउट, देखो मेजर्ड फ्रॉम, कहां से कह रहा है, देखो तुमको ये फ्रॉम 100 से बोला इसने। ठीक है ना। इसको इसने नाम दिया कितना, -20, आगे फिर दोबारा कह रहा है एंड एल्जेब्रिक सम, फिर दोबारा से एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस इन्हीं सेम सेट वैल्यूज का ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 92। अब 92 से लिया गया तो वो कितना आ रहा है हमारे पास में, 140 आ रहा है। अब बच्चों इसके ऊपर बेस जो पहला सवाल था हमारे पास में वो क्या कह रहा था, देखो तुमको मीन बताना था कि हमारा इस चीज का मीन क्या होगा। बहुत ही आसान सी बात है। देखो अब अगर इस बात का मीन निकालना है तुमको डेटास को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आसान सी बात है। सबसे पहले ऐसे समझो, इसने ना डेविएशंस निकाला, यानी कि हर एक नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया। देखो एल्जेब्रिक सम विद साइन आएगा। दूसरी बात ये है अबाउट किसके कह रहा है या फ्रॉम किसके कह रहा है, 100 से। मैं तुमको लिख के बताऊं तो इसने ना कुछ ऐसा काम किया, देखो x1 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया, वापस से तुम्हारा x2 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया। बच्चों ये ऐसे चलाता रहा कहां तक बताओ, xn में से वापस इसने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन सब डेविएशंस का एल्जेब्रिक सम करने पर सबको विद साइन लिया होगा, तो इस बात का वैल्यू जो तुम्हारा मिला है बच्चों वो -20 मिला है। सिंपल सी बात है। अब ऐसे सोचो x1 x2 x3 अप टू जितना भी चलता रहे, ये सब हमारा क्या आ रहा है, देखो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 हमारा क्या आ रहा है, xn आ रहा है, यानी कि ये है हमारा सम ऑफ डेटाज। अब ऐसे सोचो 100 टाइम्स सब्ट्रैक्ट, सॉरी n टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं इस बात को -100n लिख सकता हूं, यानी कि ये बात हमारी -20 मिल जाएगी अपने को। क्लियर है इतना। अब ऐसी दूसरी बात को सुनो, उसने दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी थी अपने को, दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी एल्जेब्रिक सम वापस लिया गया डेविएशंस का फ्रॉम किसके अबाउट, 92 के अबाउट। वो कितना जा रहा है, 140। तो x1 माइनस का 92 प्लस का वापस से x2 माइनस का 92, ये चीज हमारे पास में चलती रही बच्चों कहां तक, xn माइनस का 92, और ये वैल्यू अपने को कितना मिला है, ये वैल्यू अपने को मिला है बच्चों इस जगह पर 140। इतना हमारा ये आ चुका। अब ऐसे सोचो अगर मैं वापस से x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn की तरफ जाऊंगा तो वापस से माइनस का 92n लिखना पड़ेगा मुझको, तो मैं इस बात को वापस से माइनस का 92n लिख देता हूं, और इक्वल टू में कितना चलेगा हमारे पास में 140। अब आप ना एक बात को नोटिस करना, क्या मुझको तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए दो बातें होती हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास ना तो बच्चों सम अवेलेबल है, ना ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है। अब हमें उन दोनों ही बातों को इससे निकालना था, तो एक काम करोगे, देखो इतने पार्ट का वैल्यू शायद से तुमको पता है, ये जो इतना पोर्शन मुझको नजर आ रहा है, आप कहोगे कि इसका वैल्यू क्या है। आप अपना पहली इक्वेशन से देखो, क्या आप x1 x2 xn के सम को -100 उस तरफ भेज दोगे, तो क्या आप इस बात को 100n और -20 लिखा जा सकता है, ये वाली बात। आप कहोगे ठीक है। अब 100n ये रहा और -92n ये रहा, दोनों बातों को बस पकड़ के अब हमें सॉल्व करना है। 100n में से -92n सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों ये तुम्हारा बच जाएगा 8n। आ चुका इतना। अब वापस से -20 को जब मैं उस तरफ भेजूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 160। तो आपको मालूम चलेगा कि n का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, n का वैल्यू हमारा आ चुका है 20। क्लियर हुआ इतना। अब दूसरी बात को सुनना, देखो इस जगह पे अगली चीज क्या है हमारे पास में। अब ये पूछ रहा था तुमसे मीन। अब मीन निकालने का तरीका क्या होगा, देखो आप मुझे बताना इन सब का वैल्यू जो होगा, यानी कि इन सब का जो अब सम आ जाएगा वो हमारा कितना आ सकता है, 100 इंटू
n की जगह पर कितना लिख सकता हूं मैं 20 और ये माइनस का 20। अभी सॉल्व मत करो, अभी कर लेंगे हम इस बात को सॉल्व। इतना इतना हमारा ये आ चुका। अब मुझे निकालना था इस बात का, क्या बताओ, इस बात का मुझको निकालना था यहां पर मीन। जब मैं इस बात का मीन निकालने जाऊंगा तो मीन कैसे निकलेगा, इन सब का सम जो कि कितना है हमारे पास 100 इंटू 20 माइनस का 20 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास में 20। ओवरऑल थ्रू आउट 20 कॉमन ले लो सबसे, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों तुम्हारा 100 माइनस 1, दैट इज कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 99। क्लियर है इतना इतना? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छी बात ये है कि आप सोचोगे कि इसमें टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम कंज्यूम होगा तुम्हारा वो 3 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर अभी ना। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में रीड करूं अब यहाँ पर, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो कुछ कह रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब इसने बोला व्हाट इज द एल्जेब्रिक सम, ध्यान से सुनेंगे, देखो व्हाट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस। वापस से डेविएशन की बात इसने की है तुम्हारे सामने में, ऑफ डेविएशंस ऑफ द सेम सेट, ठीक है, ऑफ सेम सेट ऑफ वैल्यूज, सेम सेट ऑफ वैल्यूज किसके अबाउट लेना है अब इसको हमें लेना है बच्चों, अब हमें लेना है किसी नंबर के अबाउट। उसने नंबर के अबाउट बोला है, वैल्यूज जो दी मेजर्ड फ्रॉम 99, कितना बोला देखो इसने, मेजर्ड फ्रॉम 99। अगर आप 99 के अबाउट लोगे तो हमारा आंसर क्या होगा। अब आप ऐसे सोचो, हमको 99 के अबाउट सम करना तो है और डेविएशंस का अलजेब्रिक सम करना है। अब आप ऐसे सोचो, जो ये 99 है ये हमारा कौन है, ये हमारा कौन है, देखो ये हमारा मीन है। अगर मैंने तुमको अभी बताया था कि अगर मैं डेविएशन करूंगा, डेविएशंस का सम करूंगा और टेकन अबाउट मीन लिया जाएगा उस बात को, तो वो चीज आपकी, ये पूछना चाह रहा था तुमसे कि x20 जितना भी तुम्हारा ये है i, x i माइनस का 99 बोल रहा है, और जो ये 99 है ना बच्चों, ये 99 नंबर नहीं है कोई, ये कौन है देखो तुम्हारा मीन है। तो अभी हमने पढ़ा था डेविएशंस अबाउट मीन, अगर 99 के अलावा कोई और नंबर होता तो हम उसको जरूर सॉल्व करते। अब इस जगह पर जब हम इस बात को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली कितना कहोगे 0। तो जितना भी टाइम हमारा यहाँ कहीं पर खर्च हुआ था वो सब का सब हमारा यहाँ पर यूटिलाइज हो गया। बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो पक्का इसको सॉल्व करने चले जाओगे, वरना तो फिर ठीक है। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड था, ये तुम ट्राई करोगे। अब तुमसे ये कहा गया कि जो डेविएशंस का सम है, वापस एल्जेब्रिक डेविएशंस का सम है तुम्हारा, वो किसके अबाउट लिया गया, वाई के अबाउट लिया गया। मैं वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं वो लिख रहा हूँ जो डेटा इसने दिया था। वो दिया इसने बच्चों तुमको 180। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको बताना था कि y का वैल्यू क्या है। इसको ट्राई करके रखोगे, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, 80, 85, इसके बाद 90 और ये तुम्हारा 95। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो नीचे या तो कमेंट में लिख देना तुम लोग, वरना मुझसे मिल करके इस बात को पूछ लेना, ठीक है ना। तो इतना इतना हमारा किसका केस रहा बच्चों, अभी इतना हमारा रहा मीन का केस। अब जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अगली चीज जो अपने को ध्यान रखनी है, इसमें 2 तरीके से चीजों को और डील करना होता है। जैसे कि एक मैं बात करूं, एक होता है हमारे पास में बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, दूसरा होता है हमारे पास में हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। अभी बहुत ही सिंपल बात है, आप इन दोनों बातों को बच्चों पहले से पढ़ चुके हो। जब हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर रीड कर रहे थे तो हमने वहां पर इन चीजों को दोनों को जाना था। अब वापस से सुनना, देखो ज्योमेट्रिक मीन 2 तरीकों से निकाला जाता है बच्चों। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल डेटा के लिए, जो हमारा इंडिविजुअल डेटा होगा जिसमें कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होती है, उस चीज के बारे में अगर तुमसे कोई ज्योमेट्रिक मीन जानना चाहे तो उसको कैसे निकाल के दोगे। सिंपली देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका ये होता है, जिस तरीके से बच्चों हम अर्थमेटिक मीन में सारी चीजों को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, इस जगह पर जितना भी हमारा डेटा होगा बच्चों, उन सब बातों को हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और पावर में लिया जाता है 1/n। n क्या होता है, n है बच्चों इस जगह पर हमारे पास में, लिख भी दे रहा हूं मैं इस बात को, वेयर n क्या है बच्चों हमारे पास, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी हमारा टोटल काउंट होगा ऑब्जर्वेशंस का, वो टोटल चीजें हमारे पास में इतनी इतनी रहने वाली हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जल्दी से। अगर मैं बात करूं यहां पर कंटिन्यूअस डेटा के लिए, यानी कि डेटा अगर हमारे पास में क्या आ जाए बच्चों, कंटिन्यूअस आ जाए, तो हमारा कंटिन्यूअस डेटा के लिए वो बात हमारी क्या चलने वाली है। तो कंटिन्यूअस डेटा में ये चीज सोचो, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आती रहेंगी, f1 आ जाएगा, f2 आ जाएगा, f3 आ जाएगा, तो वो ग्रुप्ड वाली बात के लिए बोल सकते हो, है ना। अब ग्रुप्ड वाली बात के लिए मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, ग्रुप डेटा के लिए ये बात, और ऊपर वाला क्या था बच्चों तुम्हारा, अनग्रुप्ड के लिए था। अब ऐसे सोचो x1 यानी कि कोई नंबर है 2 2 2 3 बार आया है, तो 2 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों तुम्हारा, वो कितना हो जाएगा, देखो वो बनेगा तुम्हारे पास में x1 की पावर f1, यानी कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी जितनी वो उतनी पावर में, इनटू में क्या हो जाएगा x2 की पावर f2, वापस से डॉट 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 xn की पावर fn, और इसकी पावर में 1 क्या चलेगा, देखो 1 चलता है तुम्हारा कैपिटल N। अब ये कैपिटल N क्या बात हुई, कैपिटल N है बच्चों तुम्हारे पास, वेयर मैं लिख दे रहा हूं आपके पास में, कैपिटल N जो है तुम्हारे पास में यहाँ पर
टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, केवल आप इस जगह पर f1 प्लस f2 प्लस f3 यानी कि समीशन की बात कर रहा हूं मैं, समीशन fi कर लिया जाएगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास वहां पर वो बात आ जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, देखो इस जगह पर, ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन पर भी चलेंगे हम लोग। अब अगली चीज पर बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास में हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में बच्चों इंडिविजुअल डेटा। अगर मैं इंडिविजुअल डेटा के बारे में बात करूंगा तो वैसे ही होगा कुछ कि आपके पास में जो भी डेटा आएगा यहाँ पर उसको हमें लिखना पड़ेगा वापस से बिना फ्रीक्वेंसी के। तो इंडिविजुअल डेटा में जो हमारा हार्मोनिक मीन चलेगा तो वो कितना चलेगा तुम्हारे पास में, जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है n निकलो, अपॉन में कितना आएगा इस जगह पर 1/x1 प्लस का 1/x2 प्लस का डॉट 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 1/xn तक आएगा। वही बात है सिंपल सी हमारी के जो जैसे पहले पीछे में चला करती थी चीजें, तो हम यहाँ पर मीन ना लेकर के उसका अर्थमेटिक मीन जो लिया जाता है हार्मोनिक मीन के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल चलता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा आ गया यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारी चीजें डील कराना शुरू कर दिया उसने, तो हम इसको हार्मोनिक मीन कैसे निकाल करके देंगे। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे आप इस जगह पर, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगी कैपिटल N। अभी मैं लिख दूंगा टोटल फ्रीक्वेंसी है वो, अपॉन में क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, अब ये चलेगा f1/x1 प्लस का f2/x2 और ये डॉट 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 कहां तक रहने वाला है, fn/xn तक। वेयर मैं लिख भी देता हूं इस जगह पर, जो आपके पास में इस जगह पे बच्चों n है कैपिटल N, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा समीशन fi को। बहुत रेयर रहता है तुम्हारा हार्मोनिक मीन के ऊपर क्वेश्चन आना, मैं बता भी दूंगा अभी किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस वगैरह चले थे हार्मोनिक मीन के ऊपर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं इसके कुछ हम, ताकि ये टॉपिक हमें क्लियर हो जाए ठीक से, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आया था, ये वाला ये क्वेश्चन आया था हमारा। क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2021 का, ठीक है ना, 2021 सेकंड वाले का है बच्चों ये वाला, ठीक है। आपको ये दिया हुआ था बच्चों, जी इज ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है तुमको, जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किस 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 चीज का, आपको नंबर लिख दिए गए 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसी तरीके से फिर वापस 128, 256, 512 और लास्ट वाला नंबर था तुम्हारा 1024, ऐसा ऐसा कुछ था। तो आपको यहां पर पूछा गया था कि इनमें से हमारी कौन सी बात करेक्ट होगी। कुछ कुछ उसने ऐसा दिया 8 to 16, 16 to 32, तो इस चीज को बस ध्यान रखना, कभी कभी वो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। और डी ऑप्शन था हमारे पास में g ग्रेटर देन 64, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ था। अब आपसे पूछा था कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ इसका, तो आपको सिंपली ये काम करना था इस जगह पर। सबसे पहले जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाएगा यहाँ पर, तो आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे। तो एक चीज़ सोचो, तो मल्टीप्लाई तो करना ही है मेरे को, तो 2 को 4 ना लिख के 2 की पावर 2 लिख दिया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, डॉट 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 ये चलता रहेगा, लास्ट में 102 को 4 को 2 की पावर 10 लिख दिया। बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं कि ये टोटल चीजें हमारी कितनी है, तो आप कहोगे 10, तो पावर 10 नहीं लिखनी, बस ध्यान रखना है वो 1/10 लिखा जाएगा। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चला 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सोन, ये ऐसा हो जाएगा। ये कह रहा हूं देखो मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 तक चला जाएगा। इसकी पावर में कितना आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको कितना कहोगे 10 × 11/2 और इसकी पावर में कितना आ जाएगा हमारा 1/10। मालूम चलेगा कि 10 से 10 तो कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर में कितना बच जाएगा, देखो 11/2, और 11/2 को आप लिख सकते हो 5.5। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करना है वो समझो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 × 2 की पावर 0.5, ठीक बात है ये। अब 2 की पावर 5 का तो मतलब 32 और 2 की पावर 0.5 का मतलब 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूं, यानी कि 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ का मतलब √2। अब 32 तो 32 होता है और 64 एक दूसरा नंबर है, तो ये नंबर जो होगा वो किससे किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, हमारा 32 से लेकर के 64 के बीच में हमारा ये लाई कर रहा था। सिंपल है ये इतनी बात। चलो अब बात करते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक काम करना, चलो तुम ट्राई करके रखना, ये भी हमारा 2021 फर्स्ट में आया था। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो ज्योमेट्रिक मीन है तुम्हारे पास ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारे पास में, वो बताया नहीं गया अभी कितनी है हमारे पास में, वो हमारे पास में 10 है। देखो आगे इसने ये कहा इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय, ईच ऑब्जर्वेशन, ये कर लेना ईच ऑब्जर्वेशन xi, इसने xi बोला हर एक ऑब्जर्वेशन को, अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, इज रिप्लेस्ड बाय, किससे बदला गया, देखो इस बात को इसने कहा इसको बदल दिया गया 3xi की पावर 4 से, तब आपको पूछ रहा है न्यू ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होगा। मैं अभी हिंट कर रहा हूं इसका, पहले ऑप्शंस लिख देते हैं, 810, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है हमारा 30,000,
और लास्ट हमारा ऑप्शन है इस जगह पर 81,000, ऐसा ऐसा कुछ है हमारे पास में। मैं तुमको बता दूं कि इसमें करना क्या होगा, आप हर एक ऑब्जर्वेशन को x1 x2 xn तक मानो, उसकी पावर 1/n रख देना। उसका ज्योमेट्रिक मीन कुछ भी आया होगा, जी कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल में, अभी हम यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिक मीन दे भी रखा है इन्होंने, 10 दे रखा है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को 3xi की पावर 4 यानी कि 333 तो n बार आएगा। अब इसको सोचना कि इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं इसका आंसर बता देता हूं तुमको, जो नहीं होंगे सॉल्व वो मुझको बता देना तुम, मैं तुमको करा दूंगा वापस से, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगली चीज पर बात कर लेते हैं। अब हमें ना यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करनी है, छोटे मोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, और ध्यान रखना कभी कभी वो स्टैट्स को थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच दे देते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बने तो पक्का यही वाला पोर्शन होता है जहां से क्वेश्चंस पिक होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये देखो, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना बच्चों, देखो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर रहा है तुमसे ये, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, दोनों के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। देखो जो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने तुम्हें भी पीछे बताया था मीन के बारे में, तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, वो सबके सब ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। कौन कौन, हार्मोनिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। अब अगर मैं दूसरी बात क्या यहाँ पर डील करते हैं, यहाँ पर दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्जर्वेशन, इफ एनी ऑब्जर्वेशन, अगर कोई ऑब्जर्वेशन अगर वो हमारी नेगेटिव रही या फिर वो हमारी क्या रही, जीरो रही, देन ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी फाइंड, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे ही नहीं। वो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, सोच के देखो। ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, अगर आपका कोई भी टर्म जीरो हो गया तो वो सब टर्म को क्या कर देगा, जीरो, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो सारा टर्म को जीरो कर देगा। दूसरी बात, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन, एनी टर्म, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी नेगेटिव भी हो गई ना, तब भी आप उसको नहीं निकालोगे। रीजन वही है सिंपल सा, कि आप यहां पर लिखोगे किसी बात को -2, 3, 4, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमारा इमेजनरी का कंसेप्ट है, तो रूट अंडर -1 आयोटा ना ले ले, तो इस वजह से हम ज्योमेट्रिक मीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप कहोगे कि तो फिर हम किसको इस्तेमाल करेंगे, बस ज्योमेट्रिक मीन उस पर्टिकुलर डेटा के लिए नहीं लगेगा, उस डेटा के लिए हम हो सकता है हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, या फिर आगे जो फर्दर हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी चीजें उन सबको हम यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज को सुनते हैं जल्दी से, जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, आपके पास में ये चीज तुमको ध्यान होगी कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। बस इतना ध्यान रखो, जो ये इक्वल टू साइन है, ये वाली चीज ध्यान रखना, इक्वल टू साइन जो आपका चल रहा है ये कब वैलिड होगा, इज वैलिड व्हेन आपके पास बच्चों ऑल डेटाज आर इक्वल, जब हमारे जितने भी डेटाज हैं वो हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि सारा नंबर आपके पास आ जाए, देखो 2,2,2 आ जाए, ऐसा कुछ। तो जब आप इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने जाओगे ना, तो वो तीनों चीजें हमारी क्या लगने लग जाएंगी, इस जगह पर सेम चलने लग जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब इतनी चीज हमें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। चलो बस एक अगली चीज इसके बारे में हम डील करते हैं अब इस जगह पर। देखो अगली बात अगर हम बात करें तो अब हमें अगली चीज को पढ़ना है यहाँ पर, मीडियन के बारे में। अभी तक जितना भी हमारा केस था वो सबका सब किसके बारे में था, देखो मीन के बारे में था। अब हम बात कर रहे हैं इस जगह पर मीडियन के बारे में। ध्यान रखो मीडियन भी एक तरीके का हमारा क्या है बच्चों, एवरेज ही है, पर वो मीन से थोड़ा डिफरेंट है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो मीन से अलग क्यों है हमारा, ठीक है ना। अब पहले ये सोचो कि जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर डील कर रहे हैं वो क्या होगा, फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए होगा। अगर हमारा सीरीज क्या चले, इंडिविजुअल चले, इस चीज के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हमारा डेटा रहेगा तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले ना तुमको ये बात ध्यान रखनी है, मैं साइड बाय साइड यहाँ पर तुम्हारे लिए स्टेप भी लिख दे रहा हूँ, तो जब रिवीजन करोगे तो लास्ट टाइम इसको बस स्टेप्स को देख लेना। स्टेप्स को देख लोगे तो सबसे पहले तुमको यही मालूम चलेगा कि क्या करना है। क्वेश्चंस ना भी करो तब स्टेप मालूम होते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। आपके पास में मैंने इस जगह पर कुछ डेटा लिख दिया, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों इस बात को तुमको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 3, 5, 7, 16, इस जगह पर मैंने लिख दिया 30, फिर लिख दिया मैंने 15, फिर लिख दिया मैंने इस जगह पर 12, और मैंने एक लास्ट नंबर ले लिया इस जगह पर 10, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं इस जगह पर, मान लो कि मैंने नंबर ले लिया इस जगह पर 9। ये हमारा कुछ रहा। जो बच्चों पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो डेटा दे रखा होगा उसको अरेंज करोगे। अरेंज द डेटा इन किस में बताओ, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर उसको घटते हुए क्रम में आप क्या करोगे, बस उसको डेटा को इंक्रीज कर दोगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही काम करते हैं कि जो हमारा ये बात लिखी है हमने उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो हमारा डेटा लिखा हुआ है उसको अरेंज करना मैंने चालू किया। जब मैं इस बात को अरेंज करता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को अरेंज किया, तो अरेंज करने से क्या बनेगा, ये डेटा तुम्हारा ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, 10, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 12,
फिर आ जाएगा तुम्हारा ये 12, देन कौन आ जाएगा तुम्हारे पास में ये 15, फिर आ जाएगा तुम्हारा 16 और लास्ट कौन चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ये 30। ठीक है, ऊपर का डेटा हमारा कितना था ये 4 4 और ये 10 और ये कितना हो रहा है हमारे पास में वापस से 10। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, दूसरा स्टेप हमारा ये है, स्टेप 2 है बच्चों हमारा ये कि आप यहाँ पर काउंट करोगे, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आप उठा करके काउंट कर लो। हमने यहाँ पर उसको मान लिया, लेट्स से हमने उसको मान लिया कि वो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि दूसरे स्टेप को जब तुम फॉलो कर रहे हो यहाँ पर, अब n का वैल्यू बताओ हमारा कितना आ रहा है, n का वैल्यू हमारा 10 आ रहा है। और 10 कैसा नंबर है बताओ हमारा, 10 हमारा इवन नंबर है। तो आपको यहाँ पर वही काम करना है सबसे पहले कि यहाँ पर स्टेप 3 में आप ये चेक करोगे सबसे पहले बच्चों कि n जो भी रहा तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास में जो n रहा, अगर वो n हमारा कैसा नंबर रहा, अगर वो हमारा इवन नंबर रहा, तो अब मीडियन कैसे निकालोगे। देखो, अगर वो n हमारा इवन रहा तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन होता है बच्चों हमारे पास में, देखो n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मैंने n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन को लिखा, फिर प्लस इसके साथ में एडअप करना है कुछ, और वो जो एडअप करनी है चीज़ वो मैं तुमको बता दूं। एक मिनट रुकना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखना, अगर n तुम्हारा क्या रहा, इवन रहा, तो जो तुम्हारे पास में मीडियन आने वाला है वो कितना होगा, देखो n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस में लिखोगे इस बात को n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों का सम करके अपॉन में 2 कर लोगे तो मीडियन निकल आएगा। तो देखो, ऑब्जर्वेशन का एडिशन करके 2 से डिवाइड, यानी कि एक तरीके से मीन ही है ये भी हमारा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है, अगर तुम्हारा n क्या हो गया बच्चों, इस जगह पर n हमारा अगर ऑड हो गया तो इस जगह पर जो हम मीडियन निकालने जाएंगे तो वो मीडियन हमारा कुछ और नहीं होगा, आप सिंपली उसको ये करोगे n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन होगा। ये वाली चीज़ आपकी रहने वाली है, बहुत सिंपल बात है। तो मैंने इनको अरेंज किया तो मुझे मालूम चलेगा मुझे 2 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर पिक करना है। अब आपको मैं दिखा दूं कि वो 2 ऑब्जर्वेशन हमारी कौन कौन होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले इस जगह पर जो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर पिक करने जा रहे हैं वो नंबर हमारे पास में कौन सा होगा। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो इसको गिनोगे आप, तो आपको कह रहा था n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन पिक करना है, तो इसके हिसाब से 10 अपॉन 2th लिख लेगा। एक तो ये आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा बताओ हमारा, 10 अपॉन 2th प्लस 1। ये वाली चीज आपकी 2 ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो जब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे, एक तो 5th ऑब्जर्वेशन पिक हो रहा है इधर से, और इधर से कौन पिक हो रहा है, 6th ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पिक कर लो। आपको मालूम चलेगा, इधर से गिनना शुरू करोगे 3 4 5, और ये तुम्हारा ये होगा 5th वाला और ये होगा तुम्हारा 6th वाला। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पकड़ लो। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पकड़ के क्या करोगे बताओ, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पकड़ के एडअप करोगे, और तो हमारे पास जो मीडियन हो जाएगा अभी फिलहाल में हमारा, तो मीडियन कितना आ जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन को लो, 6th ऑब्जर्वेशन को लो, दोनों को पकड़ के ऐड कर सकते हो। तो 9 + 10 करना अपॉन में 2 आ जाएगा, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ 19 अपॉन 2। तो यानी कि हमारा जो मीडियन आ जाएगा वो कितना होगा, 9.5 होगा। तो होता क्या है हमारे पास में, जब हम मीडियन को निकाल रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करता है, किसी ना किसी पोजीशन पर वो चल रहा होता है। बहुत ही बेसिक सी बात थी, जब हमारा इंडिविजुअल सीरीज रहेगा तो हमारा कुछ ये डेटा हमारा इस तरीके से काम करेगा। अब दूसरी चीज़ को सुनोगे यहाँ पर, जो हमारा दूसरे टाइप का डेटा होता है जिसको हम क्या बोला करते थे, ग्रुप्ड डेटा। जो हमारा दूसरी चीज़ है वो है हमारा ग्रुप्ड डेटा के लिए। और ग्रुप डेटा में भी हमारा कौन सा था बच्चों, जो हमारा डिस्क्रीट वाला पार्ट था, जिसमें हमारा इंटरवल्स नहीं होते, 0 to 10, 10 to 20, ये सब बातें हमारी नहीं रहेंगी। उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो वापस से इसमें भी कुछ हम स्टेप लिख लेंगे बच्चों। पहले सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेप है, मैं इसके एग्जांपल से समझा दूंगा तुमको ये बात। जो पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना है इस जगह पर ना, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुमको इसको समझाता हूँ कि जो हम ये बात लिख रहे हैं दरअसल इसका मतलब होगा क्या। देखो, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है हमारा, जैसे कि ये रहा। देखो, अब इतना ध्यान रखना है, जैसा तुम्हारे पास वहाँ पर टेबल बनी होगी ना, उसी के साथ में डील करना शुरू कर देना। अगर मैं तुमको ये टेबल बना के दिखा दूँ कि हमारा यहाँ पर ये कुछ टेबल चलने वाला है, सबसे पहले इस जगह पर हमारे पास में कुछ डेटा आएगा, एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे उस बात को इस जगह पर हम, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज़ मिलेगी, उसको देखना बस तुम लोग, ठीक है। देखो, मान लो कि हमारे पास में जो सबसे पहली बात लिखी है, यहाँ पर किसी ने x लिख दिया और इस जगह पर लिख दिया f, यानी कि डेटा, और उसका सामने में चल रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी। मैं डेटा लिख देता हूँ पहले, ये 20 है तो इसका फ्रीक्वेंसी हमारा 8 है, ये हमारा 22 है, इसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 15 है, ये हमारा 23 है, ये हमारा 28 है,
और इस जगह पर ये डेटा अगर 24 है तो ये हमारा 27 है, 26 पर हमारा जा रहा है वो 20, 31 पर जा रहा है वो हमारा 2, और इसी तरीके से वो हमारा 38 पर बात कर रहा है 1 के बारे में, और 43 के बारे में बात कर रहा है तुम्हारा वो 1 के बारे में। ऐसा ऐसा कुछ हमारा ये डेटा रहा, ठीक है ना। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 28, 27, 22, 11 और ये 43, 38, 31, 36, ठीक है, 26, 24, ठीक है, बाकी सब सही है। अब ऐसे सोचो, हमने सबसे पहले ये बात कही कि जो हमारा डेटा होगा उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। अब जो हमारा डेटा है ना बच्चों, डेटा इसको ही बोला जाता है, ये हमारा डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा है, ये तो सबका सब हमारा फ्रीक्वेंसी चल रहा है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि डेटा में ऐसा ना हो फ्लक्चुएशन कि 31 कहीं ऊपर आ जाए या 23 कहीं नीचे आ जाए। ये डेटा जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एक तरीके से, जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता है ये, ठीक है। अब दूसरी बात को सुनना, इस जगह पर अगर मैं दूसरे स्टेप के बारे में बात करूँ, स्टेप 2 के बारे में। अब सबसे पहले आपने डेटा को तो अरेंज कर लिया। अब डेटा को अरेंज करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप फाइंड करोगे बच्चों, सबसे पहली चीज़ आप फाइंड करोगे फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये एक नया शब्द आया है कि फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा क्या। इसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, CF से रिप्रेजेंट हम इस बात को कर देंगे। देखो अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर आएगी, कुछ नई बात नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों जो फ्रीक्वेंसीज दी होती है ना उन्हीं को ही आगे आगे एडअप करके लिखते रहते हो, बढ़ाते रहते हो। देखो अब इस जगह पर अगर मैं बात करूँ, मैं लिखना शुरू करता हूँ इस बात में। सबसे पहले तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, वापस से 15 8 + 8 करोगे ये हमारा 23 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को एडअप करोगे तो ये हमारा 51 आ जाएगा। उसके बाद जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये हमारा बनेगा इस जगह पे 78, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 88, ये हमारा आ जाएगा इस जगह पर 90, ये आ जाएगा 91 और लास्ट में एट लास्ट हमारा आ जाएगा ये 92। इतना इतना हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, यानी कि 8 में 15, 15 में 28, 27, इन सबको हम एडअप करते हुए चले। बच्चों लास्ट में जो ये बात लिखी होती है ना, जिसको हमने ये पकड़ा, ये जो हमारा 92 नंबर लिखा हुआ था, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाली चीज़, ये वाला। एक तरीके से जो ये 92 होता है ना, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी भी होती है। इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों, इसी को आप समीशन FI भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या करोगे, अगली जो बात आपको निकालनी होती है यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप 3। आगे चल करके अगर कभी किसी क्वेश्चन में तुमको टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी तो ध्यान रखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट पार्ट तुमको 92 मिल रहा है वही चीज़ तुम्हारी क्या होती है, समीशन FI को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब स्टेप 3 का मतलब क्या होगा, स्टेप 3 हम उस चीज़ को बोलेंगे यहाँ पर जो भी तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया उसको जनरली हमने समीशन FI कह दिया यहाँ पर। अब इस जगह पर ना तुम निकालोगे बच्चों यहाँ पर फाइंड n/2, ये चीज़ निकाली जाती है। अब ये n क्या चीज़ है, मैं साइड में लिख देता हूँ इस जगह पे, जो तुम्हारा n है वो और कुछ नहीं है, मैं इस बात को n को लिख दे रहा हूँ समीशन FI। समीशन FI ही हमारा कौन होगा, n को रिप्रेजेंट करेगा टोटल चीज़ को, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं इस जगह पर, अगर मैंने यहाँ पर n को निकाला यानी कि n/2 निकाला, अगर मैं इस चीज़ का n/2 निकालूंगा तो अब यहाँ पर तुमको वो कितना देखने को मिलेगा, 92 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वो जो वैल्यू मिलेगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 51 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं करी, एक मिनट रुकना बच्चों। 8, 23, 51, 78, सॉरी यहाँ से गलत हो गया बच्चों, ये यहाँ से 1 मिनट, ये चीज़ जो आ जाएगा तुम्हारा ये गलत हो गया हमसे। 78 में 20 जोड़ोगे तो बच्चों ये 98 होगा। इसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 100, उसके बाद में ये 101 एंड लास्ट आपका ये आ जाएगा 102, ठीक है ना। अब सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेना इस जगह पर। तो हमारा जो n/2 आएगा इस जगह पर, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये कितना आ जाएगा हमारा 102/2 आ जाएगा। दैट इज़ ये वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास में, ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास में 51। अब इसके बाद तुमको क्या करना होता है ना, 51 तो हमारा ये आ चुका। अगला स्टेप ये है बच्चों, तुमको सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 4 में लिख देता हूँ, आपको n/2 आने के बाद सबसे पहले ये करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होगी। अब यहाँ पर फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन किससे बताओ, ये चीज़ आपकी होगी n/2 से। जैसे कि मैं ये देखूं आपके पास जो भी आया फाइंड n/2 आपने देखा, n/2 कितना आया आपका, ये 51 आया। हालांकि देखो मैंने एग्जाम्पल इसी वजह से ऐसा लिया ताकि तुमको ये बात समझ आ सके। अगर हमारा n/2 51 आ रहा है ना तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, हालांकि 51 यहाँ पर है, अगर ये मौजूद भी होगा बच्चों तब भी आप क्या करोगे, इससे बड़ा नंबर ही लोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 53 आ जाता तब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेता, 78 को देखता मैं इस जगह पर। तो अभी जिस चीज़ को हम पिक करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ रहेगी, देखो वो हमारा रहेगा ये वाला बॉक्स। देखो जिसको मैं इस बॉक्स को बंद कर रहा हूँ,
ये आपको कुछ बताना चाह रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बता रहा है जो कि n/2 से ज़्यादा है। अब इस वाले डब्बे को ही क्या बोला जाता है बच्चों तुम्हारा, इस डब्बे का मतलब होता है मीडियन क्लास। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान भी रखोगे। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जहां पर हमको मीडियन मिलता है, और मीडियन ना फ्रीक्वेंसी में मिलेगा ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। मीडियन अपने को मिल रहा होगा किस जगह पर, देखो वो मिल रहा होगा हमारे को इस जगह पर। ये जो नंबर है हमारे पास में कौन से वाला, ये जो नंबर रहा हमारा 24, इसी चीज को आप अपना क्या कहने वाले हो, यही हमारा क्या रहेगा, देखो इस बात का मीडियन रहने वाला है। ठीक है ना, तो इतनी बात यहां तक क्लियर हुई होगी तुमको। तो मीडियन जो आ जाएगा हमारे पास में वो फाइनली कितना आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का अभी हम यहीं तक रखेंगे इस लेक्चर को। उसके बाद का जो डेटा होगा वो हमारा कौन सा होगा, कंटिन्यूअस वाला होगा। ठीक है ना, चलो खैर।